नमस्कार आप सभी का, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा है, लिहाजा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनावों के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 9 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकती है। तो आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सुबह 8:15 पर बजट टीम के साथ फोटो सेशन करेंगी और सुबह 8:45 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी और इसके बाद वित्त मंत्री 9:15 पर संसद पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। तो मोदी सरकार 2.0 का आखिरी ये बजट रहने वाला है, आखिरी सत्र रहने वाला है। आपको बता दें कि ये सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है, कई बड़े ऐलान कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 9 फरवरी तक बजट सत्र जो है चलेगा और संसद में आज जो है अंतरिम बजट पेश हो रहा है और ऐसे में आमजन को इस बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं। आपको बता दें ये जो है आखिरी बजट रहने वाला है मोदी सरकार 2.0 का। उसके बाद जो है चुनाव होंगे और उसके बाद नई सरकार बनेगी और फिर पूरा बजट जो है पेश किया जाएगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इस बजट से मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को कई उम्मीदें हैं, जिसमें टैक्स छूट से लेकर रोजगार तक की सौगात शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। इंतजाम मुस्कुराइए। तो चिंता क्यों करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? स्कूली बच्चों के साथ आत्मीयता से पेश आते, उनकी पीठ थपथपाते शिक्षा मंत्री को देखना सुखद है, लेकिन मंत्री मदन दिलावर की सक्रियता कांग्रेस को रास नहीं आ रही। इसलिए पीसीसी चीफ डोटासरा आए दिन बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रहे हैं, उसकी नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, ये न बाबा साहब को मानते हैं न उनके संविधान को मानते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रदेश के स्कूलों में 4 नियमों को लागू करने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में ड्रेस कोड होगा लागू। स्कूल में चयनित प्रार्थना के अलावा दूसरी प्रार्थना नहीं कराई जाएगी। स्कूलों में मां सरस्वती की मूर्ति तस्वीर होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में दिए गए महापुरुषों के बारे में ही पढ़ाना पड़ेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सरकार है, वो सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र या कोई उस पर दीवार पर बना हुआ चित्र नहीं होगा या ऐसा कोई चित्र नहीं होगा, यानी कहीं कहीं माँ की सरस्वती माँ की आकृति उस विद्यालय में होना चाहिए। नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत सोमवार को राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल से हुई थी। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य को बुलाया गया था। स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति नहीं होने पर बालमुकुंद आचार्य ने स्कूल प्रशासन से इस बारे में पूछा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जमकर लताड़ लगाई। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक बालमुकुंद आचार्य ने वार्षिक उत्सव पर जय श्री राम के नारे लगवाने की भी कोशिश की थी, जिससे नाराज छात्राएं सड़कों पर उतर आई थी और विधायक के खिलाफ जम करके नारेबाजी की थी, जिसके कुछ ही देर बाद प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हिजाब बैन की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो मदन दिलावर ने एक बार फिर स्कूल में हिजाब को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। मदन दिलावर का कहना है कि स्कूल नियमों से चलेंगे और सभी को नियम मानने ही होंगे। सुनिए मदन दिलावर ने क्या कहा। मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी पालना कराना चाहता हूं, क्योंकि जैसे पहले से ये कि ड्रेस पहनकर ही विद्यालय में छात्रों को जाना चाहिए, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं कि
अपना जो गणवेश है, जिसको ड्रेस भी कहते हैं, पोशाक भी कहते हैं, वही पहन करके छात्रों को अपने विद्यालय में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सारे साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है कि जो 1993 से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में जो भगवान की मूर्तियां विराजी थी, उसकी पूजा पाठ बंद हो गया था, वो अब 7 दिन के अंदर उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो बाबा काशी विश्वनाथ जी का है और सारे के सारे को अब ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय निर्णय देगा जब वह हिंदू पक्ष को सौंपेगा। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती मां की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए। वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का दावा किया है। बीकानेर संभाग के कलेक्टर क्लस्टर प्रभारी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी जिताऊ चेहरों पर ही दांव खेलेगी और फिर से जीत का इतिहास दोहराएगी। देखिए, टिकट का तो पार्टी का अपना प्रिविलेज है और जब पार्टी किसी भी टिकट के बारे में फैसला करती है तो उसमें गुण अवगुण और वहाँ की परिस्थितियाँ और जो कार्यकर्ताओं की और जनता के जो मानस है उसके आधार पर ये तय होता है। तो अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या मापदंड होगा, लेकिन कुल मिलाकर किसी भी टिकट का एक पैरामीटर तो फिक्स है कि जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। तो मुझे लगता है पार्टी सीट को जीतने को प्राथमिकता देगी बजाय किसी दूसरे मुद्दे को। महंत बालकनाथ ने ज्ञानवापी पर न्यायालय के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया है। बालकनाथ ने कहा कि पूजा का अधिकार मिलने से सनातन धर्मावलंबियों में खुशी की लहर है और उन्होंने कहा है कि आक्रांताओं ने मठ मंदिर पर अवैध ढांचे खड़े कर हमारी पूजा पद्धति को प्रभावित करने का नापाक प्रयास किया था, पर ऐसे कुत्सित प्रयास अब सफल नहीं होंगे। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं इसके लिए हमारे बनारस के न्यायालय को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सत्य की जांच करके और सत्य के पक्ष में फैसला दिया है। और हम सब में बड़ी खुशी इस बात की कि आज न्यायालय ने ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने का अधिकार हम सनातन धर्मी हिंदू समाज को दिया है। आगे बढ़ते हैं। अलवर के जामडोली गांव में 2 पक्षों में झगड़े का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल 26 जनवरी को झंडा फहराने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3-4 बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बचाने आए लोगों पर भी हमला किया। वहीं मामले की शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित परिवारों को धमकियां मिल रही है। 50,000 रुपया दिया और मेरे घर पे मेरी वाइफ थी अकेली, जिन्होंने हमला किया। उनका नाम रिंकू, रूप, कमल ये थे और उनकी विजय और एक वो समझबाई और कल्लू। आगे बढ़ते हैं। टोंक एसपी कार्यालय में एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रियंका बैरवा और शिवराज बैरवा ने कोर्ट में शादी कर ली है। प्रियंका के परिजनों ने एतराज जताया और नगर फोर्ट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस आधार पर नगर फोर्ट पुलिस ने शिवराज के एक रिश्तेदार को थाने लाकर पूछताछ की है और एएसपी आदर्श चौधरी ने बताया कि नगर फोर्ट थाना अधिकारी को
दोनों के बयान लेने को कहा है। दोनों बालिग और शादी कर ली है। ऐसे में गुमशुदगी का अब कोई मामला नहीं बनता है। फिर भी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा की जरूरत है तो मुहैया कराएंगे। कोर्ट में शपथ पत्र लेके फिर मंदिर में जाके शादी करी हम दोनों ने। फिर हम वहाँ गए, घर पे शादी करके घर पे गए तो हमारी जान को खतरा है इसके कारण यहाँ का करवा दिया। अब वहाँ का घर का आया, घर दाग देख कर मैं तो अच्छा कौन उड़े, मैं तो खेत माल खड़ी है जो और ये को पता कौन। अब पाचा गया तुम्हारी बेटी रहती है वहाँ बोसरिया पढ़ाई में। केंद्र सरकार आज अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, लिहाजा सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। ऐसे में महिलाओं की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या है महिलाओं की मांग, देखिए। महिलाओं के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहां मैं उनसे जानूंगी कि आखिर उनकी बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो चाह रही है कि किस तरीके की डिमांड्स उनकी है और क्या कल वो बजट में सब डिमांड्स फुलफिल होती नजर आएगी। ये सभी तमाम सवाल महिलाओं से पूछे जाएंगे। मैम, कल बजट आने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? हमको तो यही उम्मीद है कि हमारे गैस सिलेंडर बड़े महंगे हो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो ये कम होने चाहिए। रसोई का बजट बिगड़ रहा है महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा। कैसे? सब्जी महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा है, आटा चीनी सभी महंगा है, जो भी राशन का सामान है सब महंगा है। सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, लाइट बिजली का बिल बहुत महंगा है और टैक्स वगैरह जो बढ़ के आते हैं वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। जी जी। मैम से जानना चाहूँगी, मैम वर्किंग वुमेन्स की बात करें तो वर्किंग वुमेन्स की क्या कुछ डिमांड्स है इस बजट को लेकर? मैम, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कुछ इतना ज़्यादा बजट बढ़ चुका है कि हम ना तो हमारी सेविंग कर पा रहे हैं और सेविंग की वजह से हमारा जितना भी बजट है वो सब लेडीज़ का बिगड़ता चला जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि पेट्रोल के दाम हैं और रसोई गैस सिलेंडर वगैरह हैं, दालें हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं और दवाइयाँ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चली जा रही हैं। तो इनको हम सोच रहे हैं कि भाई ये कम हो। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं, जिसे लेकर महिलाओं की खासी उम्मीदें हैं। घर को संभालने वाली एक आम गृहिणी या फिर स्कूल वर्किंग वुमेन, क्योंकि घर के बजट को एक महिला ही मैनेज करती है। ऐसे में केंद्र सरकार की बजट से किस किस तरह की राहत की उम्मीद इस बार महिलाएं कर रही हैं। कोटा में ऐसी ही कुछ आम और वर्किंग वुमेन्स के साथ हमारे संवाददाता ने बात की। जब भी केंद्र सरकार का उम्मीदों का बजट आता है, उसके साथ ही महिला शक्ति की उम्मीदें अपार होती हैं, क्योंकि घर के बजट को बैलेंस महिला शक्ति करती है और बजट को बनाना घर की होम मिनिस्टर के हाथ में ही होता है। फिलहाल ऐसी ही जो तमाम गृहिणियां मेरे साथ में हैं, जिनके रिएक्शन से लेकर के ये जानेंगे कि क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं मोदी सरकार के बजट से हैं। फिलहाल क्या उम्मीदें बजट को लेकर के आप लोग कर रहे हैं, क्या रिलैक्सेशन हो जिससे आपके घर को रिलैक्सेशन मिले? सर, मैंने मोदी सरकार से तो काफ़ी उम्मीदें लगा रखी है कि ये बजट हमारे लिए और ख़ास करके हम नारियों के लिए काफ़ी आशाएं लेकर के आएगा। तो मैं अपेक्षा करती हूँ मोदी सरकार से कि हमारी जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनके लिए दावा किया था कि इनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, तो उस मानदेय को ध्यान में रखें और ज़रूर बढ़ाएं, उसकी आज हम मांग करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हुए हैं। पायलट विमान छोड़कर रवाना हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर होते रहे परेशान। दुबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट सुबह ही हुई थी। जयपुर डाइवर्ट स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-12 सुबह 7:05 पर डाइवर्ट होकर जो है जयपुर पहुंची थी और जयपुर आते ही पायलट के ड्यूटी आवर्स पूरे होने पर पायलट ने फ्लाइट को छोड़ दिया। एयरलाइंस ने नहीं ली परेशान यात्रियों की सुध। शाम को 7:10 पर विमान वापस दिल्ली गया। तो यहां पर एक बड़ी लापरवाही